देवप्रयाग पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। प्रभावित इलाके में जाकर लोगों से की मुलाकात, हर संभव सहायता देने की कही बात। देहरादून में रिश्ते हुए तार तार, 6 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, पिता के दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए संक्रमित, 118 मरीजों की हुई मौत। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लगातार दहशत में थे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 118 मरीजों की मौत हुई है और 7,120 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं आज प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,000 पार हो गई है। आज 4,933 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2,56,934 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,71,454 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 76,500 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 29,650 सैंपल की जांच हुई थी। साथ ही 20,808 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,201 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार जिले में 649, नैनीताल में 1,152, उधम सिंह नगर में 813, पौड़ी में 329, टिहरी में 296, रुद्रप्रयाग में 368, पिथौरागढ़ में 165, उत्तरकाशी में 586, अल्मोड़ा में 302, चमोली में 155, बागेश्वर में 24 और चंपावत में 80 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 4,014 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 422 पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून से बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कैंट कोतवाली क्षेत्र के डकरा बाजार क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेप का आरोपी पीड़िता के पिता का ही साथी कर्मचारी बताया जा रहा है। इसी पर केंद्र सरकार के पोक्सो एक्ट में संशोधन के बाद भी रेप जैसी घटनाओं में लगाम नहीं लगती दिख रही। लगातार कई जगह से रेप के मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब हो कि कंट्रेट सरकार के पोक्सो एक्ट में संशोधन के बाद अब 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी भी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगली खबर रुड़की से है, जहां पर कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी में पिछले 2 महीने से दहशत का माहौल पैदा करने वाला गुलदार देर रात वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि धनौरी क्षेत्र में पिछले 2 महीने से एक गुलदार ने दहशत का माहौल बना रखा था। गुलदार की दहशत के कारण ग्रामीण अपने खेतों में भी जाने से कतरा रहे थे। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में एक पिंजरा भी लगाया था। कुछ दिन पहले गुलदार पिंजरे में फंस भी गया था। बावजूद इसके पिंजरे के पास गुलदार को देखने के लिए भारी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद गुलदार भीड़ को देखकर वहां से खूंखार होकर फरार हो गया था और पिंजरा तोड़कर वहां से चला गया था। गुलदार के फरार होने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया था और गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए गए थे, जिनमें से एक में गुलदार देर रात कैद हो गया है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। देखिए, लगभग 1 महीने से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही हमें पता चल रही थी। ग्रामीणों द्वारा भी हमें लगातार बताया जा रहा था कि यहाँ खेतों में या आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं उसके आसपास आबादी क्षेत्र में भी गुलदार देखा जा रहा है। तो हमने एक जो प्रोसीजर हमारा होता है उसके तहत यहाँ पर एक पिंजरा लगाया था और कुछ दिन पहले उस पिंजरे में ये गुलदार फंस भी गया था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें से निकल के भाग गया था। आज फिर दोबारा वही गुलदार पिंजरे में फंस गया है और इसे हमने जो इसे सुरक्षित आज इसे रेस्क्यू करते हुए हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है चिड़ियापुर में, उसे वहाँ पर भेज दिया है। तो जल्दी उस पर जो भी विशेषज्ञ की टीम है उसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है वो पूरी करते हुए उसे
जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो कोई और जानकारी तो नहीं मिल रही, कोई और गुलदार भी हो सकते हैं यहाँ? देखिए, अभी तक एक ही गुलदार की जानकारी थी, और अगर इन फ्यूचर अगर हमें और भी गुलदार की जानकारी मिलती है। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से है, जहां पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का सोमवार को टीकाकरण शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग में जिले के 1,68,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पर पंजीकरण करवा चुके हैं, उन्हें नियमानुसार स्लॉट अलॉट किया जा चुका है। स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन केंद्रों पर भीड़ न लगने पाए। जिले में सोमवार को 3 ब्लॉकों में कर्णप्रयाग, थराली और गोपेश्वर में ही वैक्सीनेशन हो पाए थे। जिले में वैक्सीन की पूरी खेप पहुंच जाने पर मंगलवार से सभी ब्लॉकों में टीकाकरण शुरू हो गया है। जिलाधिकारी की पहल पर मीडिया प्रतिनिधियों और विभागीय कार्मिकों का टीकाकरण भी किया गया है। जनपद में 36 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दशरथ पर्वत पर मंगलवार शाम बादल फटने से शांता गदेरा नाला उफान पर आ गया है, जिससे देवप्रयाग बाजार में तबाही मच गई। बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और कहा कि हर संभव सहायता उन्हें दी जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्रभावितों की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक विनोद कंटारी, जिलाधिकारी इवा श्रीवास्तव, एसएसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंगलवार शाम बादल फटने से गदेरे के साथ आए पत्थर और मलबे ने यहां बीच बाजार में तबाही मचा दी थी। बता दें कि पल भर में आईटीआई के भवन सहित लगभग 10 दुकानें ध्वस्त हो गई थी। नगर में बस अड्डे की ओर जाने वाला रास्ता और पुलिया भी बह गई थी। गदेरे के उफान पर आते ही लोगों ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। तत्काल यहाँ पर एनडीएम पेशेवर जो भी हों या खुद जाएँ और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका आंगन तैयार कर लीजिए, और साथ ही आर्थिक हम आए तो निश्चित है कि जो दुकानों का जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उनका नुकसान भरपाई को पूरा करने के लिए उसका आंगन तैयार करेंगे, कहा है बीम को भी। और साथ ही ये पुलिया सामने उस पुलिया को आगे बनाने का काम, ये रास्ता ठीक करने का काम, और आज ही से मैंने कहा कि जेसीबी लग जाए, फिलहाल ये रास्ता क्लियर हो जाए, ये हम करेंगे। और ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। वहीं कोरोना काल में जहां पुलिस जवान सड़कों पर खड़े होकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच 2001 में भर्ती हुए जवानों को अलग ही चिंता सता रही है। जी हां, बता दें कि ग्रेड पे कटौती मामले में अब पुलिस जवानों का सब्र का बांध टूट गया है। आज कई जगहों पर जवानों ने काला मास्क पहनकर अपना विरोध जताया। बता दें कि सालों बाद एक बार फिर देखने को मिला कि पुलिस जवानों ने अपनी हक और अपनी मांग के लिए सरकार और विभाग का विरोध किया है। बता दें कि ये दूसरी बार है जब जवानों ने अपनी मांग के लिए विरोध जताया है। इससे पहले पुलिस जवानों ने हाथ में फीता बांधकर विरोध जताया था, लेकिन कोरोना काल में अपनी मांग के लिए हाथ में काला फीता ना बांधकर कोरोना काल में कोरोना के कहर को देखते हुए पुलिस जवानों ने काला मास्क पहनकर अपना विरोध जताया है। वजह प्रमोशन नहीं होने पर मिलने वाले ग्रेड पे में भी भारी कटौती कर दी गई है। कांस्टेबल को 20 साल की सेवा करने के बाद 4600 नहीं बल्कि 2800 रुपए का ग्रेड पे ही दिया जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर पहले ही इस विषय में एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के विरोध और समस्या को देखते हुए सीएम ने मामले के निस्तारण के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक कमेटी का कोई भी फैसला सामने नहीं आ पाया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लंबित मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को भी नाराज कर्मियों ने बाहों में काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कर्मी पूरे मनोयोग से कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में जुटे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीते 2 माह से कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में पिछले साल स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी कोरोना काल में पूरे मन से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कर्मियों का जीवन बीमा तक नहीं उन्हें दिया गया है। वहीं कंपनी की ओर से तैनात कर्मचारियों के पीएफ,
ईएसआई, एचआर और अन्य फंड काटे जाते हैं, जबकि जिसकी जानकारी तक कर्मचारियों को नहीं मिलती है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि बीते दिनों अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो काला फीता बांधकर प्रदर्शन करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच दून पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इस उपयोग आपात स्थिति में किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया है। पुलिस लाइन में स्थित कोविड-19 कंट्रोल रूम में पुलिस हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहां लोग कॉल कर स्वयं या अपने किसी परिचित के कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती कराने का अनुरोध कर रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जा रही है जब संक्रमित व्यक्तियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही। ऐसी परिस्थितियों में कई बार गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने का भी डर बना रहता है। इसे देखते हुए अधीक्षक ने पहल की है और ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा तमाम अन्य जरूरी उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही ऑटो चालकों को विशेषज्ञों और डॉक्टरों से प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑटो एम्बुलेंस का उपयोग पुलिस से सहायता मांगने वाले मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने और कोरोना से संक्रमित किसी मरीज के घर में मृत्यु होने पर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए कहा गया है। चले तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरवाला स्थित रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। वहीं कोरोना के मामले तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये तब और गंभीर हो जाता है जब खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही लापरवाही बरतने लगते हैं। मामला सिलाकोई मानसिक अस्पताल का है। यहां सीएमएस समेत 16 लोगों को कोरोना हो गया है। इससे सहायक स्टाफ के साथ ही 8 मानसिक रोगी भी शामिल हैं। अस्पताल में 16 लोगों के संक्रमित होने से अफरा तफरी की स्थिति भी बनी हुई है। चिंता इस बात को लेकर जताई जा रही है कि मानसिक रोगियों से अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। संक्रमितों में सीएमएस के अलावा 3 स्टाफ नर्स, 3 वार्ड और 1 फार्मासिस्ट भी शामिल है। अस्पताल में कुल 30 बेड हैं, जबकि अभी वहां 44 मानसिक रोगी भर्ती हैं। बड़ी बात यह है कि 27 अप्रैल को सीएमएस के साथ रहने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बावजूद इसके वो लगातार अस्पताल में सक्रिय रहा। सीएमएस ने भी खुद को क्वारंटाइन नहीं किया और लगातार ड्यूटी करते रहे। इसी दौरान अन्य स्टाफ और मानसिक रोगी संक्रमित हुए। बताया जा रहा है कि कोविड अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जुन साहब की शोभ प्राप्त ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी। सतगुरु ने बख्शिशां करके भी जिहड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनूं लगणगे दूने चौने भाग। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
हक। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में सिटी स्कैन के रेट तय कर दिए गए हैं। अब अधिक दाम अगर वसूले गए तो कार्रवाई की जाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विशेषज्ञों ने, और यहाँ पर गरीब आदमी वैसे ही कोरोना से मर रहा है। लोग 10-10 हजार रुपए तक जो है सिटी स्कैन के चार्ज कर रहे थे। मैंने मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है पत्र लिखकर निर्देशित किया कि आप इसको अन्य राज्यों में की भांति इसे कम किया जाए, और कल ही इसके आदेश हो गए हैं। क्योंकि सीटी स्कैन की मशीन में भी थोड़ा फर्क होता है। 16 स्लाइस तक 3,500 रुपए और अब 16 स्लाइस 4,000 रुपए, जो कि पहले के। कोरोना संक्रमण के बीच जनप्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र के 3 इलाकों के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए धनराशि सांसद निधि में दी है। मंगलवार को टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने देहरादून, उत्तरकाशी और प्रतापनगर में कोविड-19 नियंत्रण के लिए राहत राशि के रूप में तकरीबन 2 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि से दिए हैं। सांसद माला राज्यलक्ष्मी ने ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए गढ़ी कैंट में बन रहे कोविड अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए अपने सांसद निधि से स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 46,000 रुपए और प्रतापनगर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की मदद सांसद निधि से की गई है। वहीं कोरोना के इस संकट काल में भी उत्तराखंड पुलिस हर तरफ, हर मोर्चे पर तैयार है। पुलिस के सामने जहां एक तरफ इस महामारी में कोरोना गाइडलाइन अनुपालना कराने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी बड़ी उनके लिए चेतावनी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी अलग चिंता का विषय बना हुआ है। इससे अलग अब पुलिस के सामने कालाबाजारियों पर भी निगरानी रखने की अलग से चुनौती आ गई है। इसे विशेष कार्रवाई के लिए प्रदेश भर में एसटीएफ सहित 161 पुलिस की टीमें लगाई गई थी। अब तक 1226 थानों पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा चुकी है। ऑक्सीजन कालाबाजारी में 11 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य तरह की कालाबाजारी में 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी को लेकर 24 मार्च 2021 से अब तक 11 मई 2021 तक कालाबाजारी के तहत 23 मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद इसके इसी के साथ ही बता दें आपको 23 मार्च से अब तक देहरादून में 281 पुलिसकर्मी संक्रमित भी हुए हैं और इस दौरान उन्होंने 1232 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि स्वास्थ्य उपचार के बाद संक्रमित पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस भी लौट रहे हैं। तो बता दें आपको कोरोना की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इसी को लेकर जिस तरह से पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं, ये भी काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी अपने जनप्रतिनिधियों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार कोरोना नियमों की अनुपालना करवा रहे हैं और हर मोर्चे पर तैनात रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कालाबाजारी को लेकर भी उनके सामने जो चुनौती थी उनका भी उन्होंने डटकर सामना किया है और प्रदेश भर में एसटीएफ सहित 161 जो पुलिसकर्मियों की पुलिस टीम बनाई गई थी, उसके बाद कई मामले, बता दें आपको देहरादून में 281 जो मामले हैं वो सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिसकर्मी भी काफी संक्रमित हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य उपचार के बाद संक्रमित पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, लगातार ये कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर रोक कब लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा सवाल। पिछले साल की तरह इस साल भी ईद के त्योहार पर कोरोना का प्रभाव रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। ईद के पर्व को लेकर प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम धर्मगुरुओं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार भी ईदगाह और मस्जिदों में सिर्फ 5-5 लोग ही ईद की नमाज पढ़ सकेंगे। बाकी लोगों को घर में रहकर नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि चांद नजर आने के बाद 14 मई को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। एसपी देहात
प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि ईद की नमाज कोविड की गाइडलाइन के अनुसार पढ़ी जाएगी। इसको लेकर सभी लोगों से बातचीत कर सहमति बन गई है। रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा ने भी बताया कि ईद की नमाज को लेकर सभी लोगों से अपील की गई है कि वो घर में ही रहकर नमाज अदा करें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इसको लेकर जिला अधिकारी ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें, बेवजह घरों से ना निकलें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी थाना कोतवालियों में ये निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 3 पैसे की कमी और डीजल के दामों में 4 पैसे की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद देहरादून में पेट्रोल 90.14 और डीजल 82.76 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। वहीं हरिद्वार की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 22 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात अगर हल्द्वानी की करें तो हल्द्वानी में पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, जबकि डीजल के दाम में 25 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए राज्य में अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन किए जाने की अपील की है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीदी जाए। हरीश रावत ने टीकाकरण अभियान प्रारंभ किए जाने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सोमवार से राज्य भर में 18 से 45 वर्ष के नौजवानों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी और भी जरूरी है। इस बार छोटे बच्चों को भी संक्रमण का खतरा है। इसको कम करने के लिए जरूरी है कि 18 वर्ष से ऊपर के ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण जोर शोर से किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने टिहरी जिले के अंतर्गत देवप्रयाग में बादल फटने की घटना में हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने टिहरी के बीजेपी जिलाध्यक्ष को निर्देश भी दिए हैं कि सभी पार्टी कार्यकर्ता तत्काल राहत कार्यों में जुट जाएं। मदन कौशिक ने मंगलवार को टिहरी के बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ ही देवप्रयाग क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से फोन पर बादल फटने से हुए नुकसान की जानकारी भी ली। कौशिक के मुताबिक उन्होंने पार्टी जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक को स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्य शुरू करने को कहा है। इसके अलावा टिहरी जिला प्रशासन से भी जानकारी लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बता दें कि कल ही देवप्रयाग में जिस तरह से बादल फटा और जो तबाही वहां पर मची, काफी निंदनीय ये घटना थी। काफी खौफनाक वो मंजर था जब बादल फटा और लगातार इससे काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर आज सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया था। और इसी कड़ी में लगातार सभी जनप्रतिनिधि लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भी इसको लेकर जानकारी ली है। वहीं ऋषिकेश की महापौर ममता ममगई ने वैक्सीनेशन व्यवस्थाएं परखने के लिए अधिकारियों के साथ देहरादून रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय में स्थापित टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को टीकाकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं को बनाने और उन्हें बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। मेयर ने बताया कि टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे युवा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण करा सकें, इसके लिए निगम कर्मियों द्वारा सफेद गोल मार्क बनाए गए हैं। इसके अलावा उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी और टैंक के द्वारा कराई गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन हर आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वायरस के ज्यादा घातक होने की वजह से जल्द वैक्सीन लगवाना बेहद आवश्यक है। इसे लगवाने के बाद ही कोरोना से लड़ाई सार्थक होगी। जहां एक तरफ उत्तराखंड की मार सह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्य में ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बीमारी की दोहरी चुनौती मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कोरोना फंगस के साथ मिलकर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि अस्पताल में कोरोना संक्रमित कई मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। ऐसे मरीजों को बचाने के लिए और कोरोना के दवाओं के साथ साथ एंटी फंगल वैक्सीन और दवाइयां भी उन्हें दी जा रही हैं। इसके बावजूद कई मरीजों को नहीं बचाया जा सकता। कोरोना वायरस ब्लैक फंगस बैक्टीरिया के साथ
गठजोड़ कर बीमारी को और घातक बना रहा है, जो काफी चुनौतीपूर्ण है। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो शरीर में बहुत अधिक स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दबाव होने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस के बैक्टीरिया हवा में मौजूद है, जो नाक के जरिए पहले फेफड़े और फिर खून के जरिए दिमाग तक पहुंच रहे हैं, जो मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसका खतरा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ज्यादा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बहुत अधिक है तो ऐसे लोगों के ब्लैक फंगस हो जाने का खतरा भी ज्यादा रहता है। साथ ही कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों पर ब्लैक फंगस तेजी से हमला करता है और ऐसे में अगर इससे बचना है तो लोगों को अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होगा। इसके लिए प्राणायाम और व्यायाम करने के साथ ही खान पान पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए आपण उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर कोविड महामारी और विभिन्न धार्मिक समारोहों को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। बता दें कि कोरोना की जिस तरह से स्थिति है उसमें ईद का त्योहार भी आ रहा है और लगातार त्योहारों का दौर अब चलने वाला है। इसको लेकर धारा 144 जिले में लगा दी गई है और विभिन्न समारोहों पर रोक भी इस दौरान लगाई गई है। सरकार का यह बड़ा फैसला कोरोना को देखते हुए कोरोना के मामलों को रोकने के लिए। इसी बीच बिना अनुमति से धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ईद, बुद्ध पूर्णिमा और उत्सव शांतिपूर्वक मनाने की प्रशासन ने अपील की है और घर में रहकर लोगों से नमाज अदा करने की अपील की है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, कोविड महामारी और विभिन्न धार्मिक समारोहों को देखते हुए बड़ा फैसला। यूपी में लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधा पहुंचा रहे हैं आप तक। जिला प्रशासन ने 10 मई से 9 जुलाई तक धारा 144 लागू की है, क्योंकि लगातार त्योहार आगे आ रहे हैं। ईद का त्योहार है, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार है। इसमें लगातार जिस तरह से लोग बेकाबू हो जाते हैं, लोगों की भीड़, उसी को देखते हुए धारा 144 जिले में लागू की गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर। ईद, बुद्ध पूर्णिमा और उत्सव शांतिपूर्ण मनाने की प्रशासन ने अपील की थी। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।